कल्पांत रेकी साधना के 7वें दिवस में आप सभी का स्वागत है। हमने जाना कि ऑरा क्या होता है और ऑरा के कलर कौन कौन से होते हैं, उनका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर, हमारे मन पर पड़ता है। आगे पंचकोश, ये तो हम सभी जान चुके हैं कि हमारे ऑरा का कलर हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, मगर हम खुद ऑरा के निर्माण और उसको नियंत्रित भी कर सकते हैं। हम अपने व्यवहार द्वारा भी अपने ऑरा के निर्माण को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क दोनों मिलकर ह्यूमन ऑरा एनर्जी फील्ड को निर्धारित करते हैं। सभी के पास सोचने की क्षमता होती है, सबके पास दिमाग होता है, लेकिन उसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए ताकि हम प्रकृति के साथ सामंजस्य से बैठा सकें। हमारा हृदय सभी महत्वपूर्ण कार्य करता है। हमारा दिल भावनाओं और विचारों को सही तरीके से हमें अवगत करवाता है। इसके द्वारा हम एक अच्छी जिंदगी जीते हैं। क्रिएटिंग ऑन ऑरा एनर्जी फील्ड और ए कंप्लीट गाइड टू बैलेंस योर एनर्जी, इसे सही तरीके से समझेंगे। हमारा शरीर जो हम देखते हैं वह केवल उतना ही नहीं है। ये शरीर और 3 शरीरों से मिलकर बना है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और ये 3 शरीर 5 तरह की लेयर से घिरा हुआ होता है, जिसे ह्यूमन एनर्जी फील्ड कहते हैं। अन्नमय कोश का अर्थ है इंद्रिय चेतना। पहला शरीर अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश अर्थात जीवनी शक्ति, तीसरा मनोमय कोश विचार और बुद्धि, चौथा विज्ञानमय कोश अचेतन सत्ता एवं भाव का प्रभाव, और पांचवा आनंदमय कोश आत्मबोध, आत्म जागृति। सबसे पहले हमारा शरीर आता है जो कि ठोस है। इसमें वजन होता है, हम इसे महसूस कर पाते हैं। इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। इसके बाद की जो 4 लेयर आती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते और ना ही छू सकते हैं। इन्हें ह्यूमन ऑरा एनर्जी फील्ड कहते हैं। इनको क्रमशः प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश व आनंदमय कोश कहा जाता है। प्रत्येक कोश में चेतन अवचेतन मन की अनुभूतियां होती हैं। प्रत्येक कोशिका एक दूसरे से गहरा संबंध होता है और सभी कोश एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। साधना के समय पॉइंट कोशों के अनुरूप ही प्रगति होती है। जैसे जैसे हम अगले कोश स्थूल से सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं, हमें अंतर जगत के अनुभव होने लगते हैं और अंतर जगत की ओर से हमारा संपर्क होने लगता है। इन 4 लेयर में हमारे इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड फिजिकली विशेषताएं स्टोर रहती हैं। ये बैलेंस और आउट ऑफ बैलेंस दोनों ही स्टेट में हो सकते हैं। यही वजह है कि एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं कि जब एक इंसान बीमार पड़ता है तो सिर्फ फिजिकल बॉडी का ही इलाज करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि उसकी 4 लेयर का भी सही उपचार होना चाहिए। यहीं पर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जिसे हम रेकी कहते हैं, और ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो आपके ऑरा क्लीजिंग की प्रोसेस पर वर्क करती है।
किसी भी ह्यूमन एनर्जी फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए व्यक्ति विशेष में भेदन क्षमता का होना बेहद जरूरी है। अगर किसी व्यक्ति में खास विशेषता होती है तो वो दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी परत को महसूस कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ये फील्ड एक जीवंत ऊर्जा का रूप है जिनमें धड़कन की तरह उतार चढ़ाव होता है। लेकिन ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि इन्हें हम थर्ड आई विजुअलाइजेशन के जरिए देख पाए, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता। हमारी विशेषताओं को छिपाने में ये माहिर होती हैं। तो आइए सबसे पहले अन्नमय कोश को जानते हैं। फिजिकल एनर्जी हमारे शरीर का वो हिस्सा जिसमें एक स्वरूप है, भौतिक शरीर कहलाता है, और इसकी ऊर्जा का स्वरूप, इसे भौतिक ऊर्जा हम जो भी ग्रहण करते हैं वो एक ऊर्जा में बदल देता है, और इस ऊर्जा को फिजिकल एनर्जी कहते हैं। ये सभी सांसारिक कार्य की पूर्ति में सहायक है। कीट, पतंगे, जानवर, निम्न कोटि के मनुष्य केवल यहीं पर जीवन यापन करते हैं। वह केवल इंद्रिय पूर्ति कर जीवन यापन करते रहते हैं। शरीर ही इनका सब कुछ होता है। पेट भर खाने से केवल ये संतुष्ट हो जाते हैं। इंद्रियों का समाधान हो जाने तक ही इनकी सीमा होती है। इससे आगे की न इनकी इच्छा होती है, न विचारना और न कोई क्रिया। इसलिए वह केवल भौतिक जीवन में ही जीवन यापन करते हैं। दूसरा, प्राणमय कोश भौतिक शरीर से 1 इंच की ऊंचाई तक एक लेयर होती है जिसे एथेटिक बॉडी ऑफ एनर्जी के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ईथर वर्ड से हुई है और एनर्जी मेडिसिन प्रैक्टिशनर इसे सेंस करते हुए इसके बारे में बताते हैं कि एक मकड़ी के जाल की तरह है और इसे स्ट्रेच किया जा सकता है। इसका रंग ग्रे या ब्लू कलर है, जिसका महत्व भौतिक शरीर के लिए एक होलोग्राफ की तरह काम करना है। प्राणमय कोश की क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में प्रकट होती है। संकल्प बल, साहस आदि स्थिरता और दृढ़ता बोधक गुणों में इसे जाना जा सकता है। जीविका के आधार पर ऐसे प्राण मनोबल का सहारा लेकर भी अभावों और कठिनाइयों से जूझते हुए व्यक्ति रहते हैं। उनकी क्षमता जीवनी शक्ति के रूप में प्राण ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। मनुष्य इसी प्राण ऊर्जा के कारण जीवन भर सब कुछ प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। साहसिकता के अनुरूप ही इन्हें प्राणी कहा जाता है। निजी उत्साह पराक्रम करने के अभ्यास को प्राण शक्ति कहते हैं। यह विशेषता होने के कारण कृमि, कीटों, जानवरों की तुलना में बड़े आकार के पुरुषार्थी जीवधारियों की संज्ञा इनमें गिनी जाती है। निजी संकल्प विकसित होने की स्थिति बनने पर प्राण तत्व का आभास मिलता है और इसी विशेषता के कारण सामान्य मनुष्य जानवरों से उच्च कोश में जीवन यापन करता है। अन्नमय कोश से प्राणमय कोश में जीवन यापन करने वाले व्यक्ति उच्च कोटि के पहुंच जाते हैं और वह अध्यात्म की शुरुआत जिसे कह सकते हैं वो प्राणमय कोश में ही संभव हो पाती है। जब व्यक्ति भक्ति या कोई क्रिया की ओर आगे बढ़ता है तो वह इन कोशों के माध्यम से तरक्की करता है। सबसे पहले उसका प्राणमय कोश जागृत होता है और जब प्राणमय कोश जागृत होता है तो उसके अंदर भक्ति भाव पैदा होता है। उसे भक्ति में थोड़ा आनंद आने लगता है। उसके बाद आगे मनोमय कोश
मनोमय कोश तीसरे नंबर की लेयर है जिसमें हमारे इमोशन और भय छिपे हुए रहते हैं। जब भी हम भावनात्मक रूप से अस्थिर हो जाते हैं, इस एनर्जी फील्ड को तेजी से बनते बिगड़ते हुए महसूस किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जब भी हम भावनात्मक रूप से कमजोर होते हैं या मजबूत होते हैं, तब इस लेयर में अस्थिरता आ जाती है। मनोमय कोश स्थिर विचारशील प्राणियों की होती है। यह और भी ऊंची स्थिति है। मनुष्य नाम इसलिए पड़ा कि वह मनन कर सकता है। मनन अर्थात चिंतन। समान मनुष्य के बाद मनोमय कोश में जीवन यापन करने वाले मनुष्य होते हैं। ये विचारवान, मनन करने वाले, तीव्र बुद्धि का प्रयोग करने वाले होते हैं। कल्पना, विवेचना, दूरदर्शिता इस कोश वाले व्यक्ति का स्वभाव होता है। स्थिति के साथ तालमेल बिठाने के लिए इच्छाओं पर अंकुश रखना इसी कोश पर संभव होता है। जब व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो प्राणमय कोश पर पहुंचता है, उसके भक्ति भाव जागृत होता है। लेकिन जब वह और आगे बढ़ता है, मनोमय कोश में पहुंचता है, तो उसके विचार भाव शांत होने लगते हैं और उसके अंदर सज्जनता आने लगती है, दया का भाव आने लगता है। क्योंकि मनोमय कोश हृदय से संबंधित है। मनुष्य के अंदर प्रेम की उत्पत्ति होने लगती है, एक ऐसा प्रेम जो सर्वत्र वो व्याप्त हो जाता है। वह प्रत्येक जीव से प्रेम करने लगता है। उसके बाद मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। मानसिक ऊर्जा वो लेयर है जिसमें हमारे आइडिया स्टोर रहते हैं। हमारा विश्वास तंत्र इसी लेयर में स्टोर रहता है। यही वो जगह है जहाँ पर हमारे राज छिपाते हैं। विज्ञानमय कोश में जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों में दया, उदारता, सज्जनता, संयम, शालीनता, परोपकार आदि गुण पाए जाते हैं। इस स्तर पर जीने वाले व्यक्ति में भाव व संवेदना का स्तर बढ़ जाता है। दूसरे के सुख दुख में सहयोग करना, उच्च दृष्टिकोण, अच्छा करने का भाव इसी कोश पर आकर जागृत होता है। यह स्तर अंतःकरण, सुपर पावर, सुपर ईगो, उच्च अचेतन आदि नामों से भी जाना जाता है। इस कोश पर पहुंचकर मनुष्य सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाता है और सूक्ष्म ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों से संपर्क करने लगता है। आत्माओं से संपर्क, देवी देवताओं से संपर्क, अज्ञात से समाधान इसी स्तर पर आकर होता है। संत, महात्मा, सिद्ध पुरुष इसी कोश में जीवन यापन करते हैं। इससे कोई महान आत्मा, सिद्ध पुरुष जब अगले कोश में प्रवेश करते हैं तो आनंदमय कोश कहलाता है। जब साधक साधना करते करते अन्नमय कोश को पार किया, प्राणमय कोश में पहुंचा और प्राणमय कोश को पार करके विज्ञान में मनोमय कोश में पहुंचा और मनोमय कोश को पार करते हुए जब विज्ञानमय कोश में पहुंचता है, तब वो पूर्ण रूप से संतुष्ट हो चुका होता है। उसका मन विचलित नहीं होता। उसके चारों ओर शांति व्याप्त होने लगती है। विज्ञानमय कोश में मनुष्य के अंदर सद्गुण विकसित हो जाते हैं। वह मनुष्य में किसी का बुरा करने की क्षमता नहीं रहती। हर जीव पर, प्राणी पर वह दया करने लगता है। साथ ही साथ वो भक्ति भाव, वो विश्वास लगातार बढ़ता हुआ उसके अंतः शक्ति को जागृत कर देता है। विज्ञानमय कोश पर पहुंचकर मनुष्य को अंतर्दृष्टि प्राप्त हो जाती है, या कह सकते हैं कि आज्ञा चक्र उसका जागृत हो जाता है।
जब आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है तो वह सूक्ष्म जगत की शक्तियों से संपर्क करने लगता है, या सूक्ष्म जगत की शक्तियां उसे हासिल होने लगती हैं। देवी देवताओं के दर्शन करना, उनसे बातचीत करना, या सूक्ष्म जगत की दिव्य आत्माओं से संपर्क करना विज्ञानमय कोश में पहुंचने के बाद ही संभव होता है। यहां पहुंचकर मनुष्य स्वयं का भी भला कर पाता है और दूसरे का भी भला कर पाता है। आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा वह बहुत कुछ जान पाता है और बहुत कुछ लोगों को बता भी पाता है। किसी का भूत या भविष्य वह चाहे तो वहां पर जान सकता है। इस स्थिति में ज्यादातर सिद्ध पुरुष या महात्मा लोग जो ध्यान करने वाले हैं वही पहुंच पाते हैं। यहां एक विशेष बात कि कर्मकांड करने वाला व्यक्ति केवल मनोमय कोश तक ही पहुंच पाता है। मनोमय कोश के आगे कोई भी कर्मकांडी व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। जो ध्यान कर रहे हैं वही व्यक्ति आगे विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर पाते हैं। ध्यान की गहराई में पहुंचने के बाद व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है और वह बहुत सारे चमत्कार भी कर पाता है। उसके जीवन में चमत्कार करना सहज हो जाता है। इसके बाद अगले कोश में अगर व्यक्ति लगातार ध्यान करता रहता है और गहराई में जुड़ जाता है, यहाँ चमत्कार में नहीं उलझता, तब वह आगे आनंदमय कोश में प्रवेश कर पाता है। तो आनंदमय कोश ये आखिरी लेयर है जिसमें हमारी चेतना वास करती है। हमारी चेतना को यूनिवर्सल अनकॉन्शियसनेस से जोड़े रखने वाली ये लेयर है जिसके साथ हमारा और क्षेत्र पूर्ण होता है। आनंदमय कोश आत्मा में परमात्मा के मिलन का कोश है। सभी जीवों की परम उच्च अवस्था है। आत्मा का वास्तविक रूप है। ऊपर के 3 कोश तक मनुष्य केवल अपने आप को शरीर ही मानता रहता है। सफलता व असफलता से दुखी होता रहता है। उसकी इच्छाएं केवल भौतिक क्षेत्र की तृप्ति के लिए ही रहती हैं। यही बंधन या माया कहलाती है और उसे यहाँ अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। लेकिन जब वह चौथे कोश का अनुभव करता है तो उसमें दिव्यता की शुरुआत हो जाती है। परंतु फिर भी वह भौतिक कष्टों को तो झेलता है, उनसे मुक्त नहीं हो पाता। पूरी तरह से उसके भवबंधन खत्म नहीं हो पाते हैं। विज्ञानमय कोश में भी वह स्वयं का भला करने के पीछे, औरों का भला करने के पीछे दौड़ता रहता है। लेकिन जैसे ही वह अंतिम आनंदमय कोश में प्रवेश करता है तो वहां केवल आनंद ही आनंद है। उसके सभी कष्ट खत्म हो जाते हैं। यहाँ आत्मा परमात्मा का एकाकार हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। व्यक्ति में ईश्वरीय गुण प्राप्त हो जाते हैं और वह स्वयं के स्वरूप को, जो सत्य अविनाशी शिव स्वरूप ब्रह्म रूप सत्य है, वह देख व जान पाता है। यही आत्म साक्षात्कार के वे आत्मज्ञान होता है। यहाँ प्रवास करने वाला मनुष्य हर पल पूर्ण रूप से संतुष्ट होता है, संतोषप्रद होता है और आनंद में रहता है। यही जीवन मुक्ति, दैवत्व की प्राप्ति, ईश्वर दर्शन आदि की प्राप्ति होती है। यहाँ पर केवल आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। इस स्थिति के आने के पर ही आनंदमय कोश की जागृति कहलाती है। इस प्रकार इस कोश की उच्च अवस्था पर मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और वह स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है।
अहम ब्रह्मस्यामी या सोहम की कल्पना आनंदमय कोश में जाकर पूर्ण हो जाती है। तो हमारे ये 5 कोश, 3 शरीर, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, धीरे धीरे हम भौतिकता से सूक्ष्मता की ओर, सूक्ष्मता से कारण शरीर तक पहुंच जाते हैं। इस जीवन की सत्यता को जान जाते हैं और परमात्मा के सत्य को पहचान जाते हैं। और जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो हमारे जीवन में दुख नाम का कुछ भी बाकी नहीं रहता। हर पल हमें आनंद आने लगता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता बदल जाती है। सारा ब्रह्मांड एक परिवार की तरह नजर आने लगता है। पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़ जाते हैं। तो व्यक्ति लगातार ध्यान करते करते इस मुकाम तक पहुंचता है और आनंदमय कोश में प्रवेश अंतिम चरण होता है, जिसको पहुंचने के बाद फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहता, कुछ भी बाकी शेष नहीं बचता है। विज्ञान और अध्यात्म के बीच विरोधाभास। विज्ञान और अध्यात्म को मानने वालों में हमेशा एक बात को लेकर विरोधाभास देखने को मिलता है कि हमारा मस्तिष्क जो सोचता है वो महत्वपूर्ण है या वो जो हमारा दिल कहता है। इसलिए इस बात को लेकर हमारे अंदर हमेशा अंतर्द्वंद रहता है कि हमारे विचार ज़्यादा ताकतवर हैं या फिर हमारे एहसास। हमें अपने दिमाग की सुननी चाहिए या फिर दिल की। ये दोनों आग और पानी की तरह हैं जिन्हें मिलाना असंभव है। अगर आग ज़्यादा हुई तो पानी हवा बन जाएगा और अगर पानी ज़्यादा हुआ तो आग बुझ जाएगी। ठीक इसी तरह अगर भावनाओं में बह जाएं तो तर्क खत्म हो जाएंगे और अगर ज़्यादा महत्व तर्क और विचारों को दिया तो भावनाएं काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा दें तो काम को पूरा करने में इन शक्तियों का इस्तेमाल बेहतर कर पाते हैं। वैज्ञानिक हमेशा मानव मस्तिष्क को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि उनके अनुसार मानव मस्तिष्क संरचना मानव हृदय से ज़्यादा जटिल है। हमें मस्तिष्क के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। ये भौतिक शरीर और मन के मध्य का प्रवेश द्वार है। मस्तिष्क के अभाव में व्यक्ति निस्सहाय हो जाता है और बाह्य वातावरण से संपर्क पर अन्य कोई भी कार्य करने में असमर्थ हो जाता है। इसके बिना बातचीत करना, दूसरे को समझना, खुद को अभिव्यक्त करना, अच्छे बुरे का ज्ञान, सही गलत का फैसला, चलना फिरना, लिखना पढ़ना, उठना बैठना, खाना पीना आदि सभी कार्य को करना असंभव हो जाता है। इसलिए जितना ज़्यादा स्वस्थ, निरोगी, विचारशील मस्तिष्क होगा, व्यक्ति उतना ही कार्य करने में अधिक सक्षम होगा। मानव मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण काम सूचनाओं का वातावरण में आदान प्रदान करना होता है। मानव मस्तिष्क हमें बताता है कि वातावरण क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या करें और क्या ना करें, हमको कष्ट कहाँ है, हमारी समस्याएं क्या हैं। पक्षी व जानवर वे सभी को पहचानने की क्षमता हमारा मस्तिष्क के द्वारा ही प्राप्त होती है। वे सभी चीज़ों, फलों आदि का स्वाद कैसा है, मस्तिष्क के द्वारा ही हमको जानकारी मिलती है। स्मरण की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, विवेक, स्थिरता आदि क्षमताएं मस्तिष्क के मानसिक क्रियाकलाप हैं। मस्तिष्क के द्वारा ही हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं और दूसरे के विचारों को समझ पाते हैं। मस्तिष्क के माध्यम से ही
मन भी अपने आप को प्रकट करता है। मस्तिष्क, सांसों का चलना, बालों व नाखूनों की वृद्धि, हृदय का धड़कना, मच्छर के काटने की संवेदना पर प्रतिक्रिया, जलने या पिन चुभने की प्रतिक्रिया, भोजन के पाचन की क्रिया, बोलने की शक्ति, घावों को भरने की शक्ति और भी अन्य शरीर के सभी पोषण व निष्कासन के कार्य की क्रियाओं के बीच एकता व संतुलन रखने में सहायक होता है। और ये 24 घंटे बिना विश्राम किए कार्य करता रहता है, जैसे हृदय और फेफड़े। मस्तिष्क एक ऐसा रासायनिक जीव कंप्यूटर है जो आधुनिक कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा अधिक सूक्ष्म, जटिल, विराट व कल्पनाओं से परे व आधुनिक कंप्यूटर से कम समय जगह में समाहित है। मानव मस्तिष्क सूचना के आदान प्रदान करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की हरकत को भी कंट्रोल करता है। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि मस्तिष्क को हम किसी शक्ति से अवगत करवाते हैं और वो मुश्किल काम को आसान कर देता है। मानव ऊर्जा क्षेत्र आभा मंडल आपकी इन्हीं सभी शक्तियों को स्टोर करता है। मानव मस्तिष्क के अलावा दूसरा महत्वपूर्ण अंग है हमारा हृदय, जिसका काम रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाना है। हमारा हृदय पूरी जिंदगी में बिना रुके सतत काम करता है। एक तरफ जहाँ हमारा मस्तिष्क जटिल फैसले लेता है, वहीं हमारा हृदय उन हिस्सों में ज़्यादा खून पहुंचाता है जहाँ अतिरिक्त शक्ति की जरूरत होती है। जब हमारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है, तब भी कुछ सेकंडों के लिए हमारा हृदय धड़कता रहता है। और अगर हमारा हृदय धड़कना बंद कर दे तो हम 5 मिनट तक इसे दोबारा चालू कर सकते हैं। हमारा हृदय हमें भावनाओं से जोड़े रखता है जो दुनिया से हमें अवगत करवा सके। हमारी भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे हमारा अच्छा आचरण या फिर किसी का ख्याल रखना। इसके अलावा प्यार से जुड़ी भावनाएं दिल में ही पनपती हैं। अध्यात्म के पथ पर विश्वास और प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। दिल की दिमाग से ज़्यादा सुनी जाती है, जो अध्यात्म में हमें आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचाता है। लेकिन दिल और दिमाग के बीच संतुलन हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। इन दोनों के बीच संतुलन हमें विकसित अवस्था में लाता है। जब हमारा हृदय और दिमाग दोनों मिलकर काम करते हैं तो हमें जीवन के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार मस्तिष्क और हृदय में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अध्यात्म में किसी एक के ऊपर हम नहीं रह सकते। अध्यात्म में तर्क नहीं होता, विश्वास होता है। और मस्तिष्क में तर्क होता है और तर्क के द्वारा निर्णय होता है। तो विश्वास करके जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, केवल तर्क से काम चलने वाला नहीं है। तो हृदय और मस्तिष्क के बीच संतुलन बहुत जरूरी है। आगे शरीर से ऊर्जा का निकलना। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे शरीर से ऊर्जा का निकलना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी से बातचीत के दौरान खुद में कमजोरी या निर्बलता का अनुभव करने लगते हैं। और कई बार तो हद हो जाती है कि जब हम किसी से मिलते हैं तो उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन इसकी वजह हमारे स्वास्थ्य में गिरावट आना नहीं होता। और क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह और आपकी ऊर्जा को दूसरे के द्वारा
चुराए जाने की वजह से भी ऐसा हो सकता है। कई बार आपके ऑरा क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं या फिर लोगों से मिलते वक्त खुद में उत्साह की कमी महसूस करने लगते हैं। ये सब स्वाभाविक नहीं है, इसकी वजह आपका ऑरा दुर्बल होना है। ऊर्जा को चोरी होने से बचाने के लिए दूसरे को इग्नोर करना। कभी कभी हम इसके बाद सोच सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा उनकी ऊर्जा चोरी हो रही है तो उससे बचने के लिए उससे बात करना ही बंद कर दें, लेकिन ऐसा बात नहीं बनती। ये एक अच्छा तरीका नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से आप उस व्यक्ति को खो देते हैं या फिर दूसरे की नज़र में खुद को कमज़ोर साबित करने लगते हैं। इसलिए जब भी आपको लगे कि कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है तो अपने ऑरा क्षेत्र पर ध्यान दें, न कि उससे संबंध तोड़ने पर, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपकी ऊर्जा को नहीं चुराते। आपके ऑरा के दुर्बल होने और ऊर्जा की चोरी की वजह से खुद में कई बदलाव महसूस कर सकते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, लोगों से मिलते वक्त आत्मविश्वास की कमी महसूस करना, लोगों को किसी बात के लिए मना न कर पाना या फिर जल्दी ही दूसरे के दबाव में आ जाना। सबसे हैरत करने वाली बात यह है कि ये बिल्कुल सत्य है और कई लोग इसे महसूस करते रहते हैं और इसे इग्नोर नहीं करते। और क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह को हल्के में लेकर इग्नोर करना आपको मुश्किल में भी डाल सकता है। इसलिए आभा मंडल को मजबूत करने के लिए हमें आरंभ से ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे वजह जिनकी वजह से ऑरा क्षेत्र दुर्बल हो जाता है। ऑरा क्षेत्र दुर्बल होने की वजह खान पान में लापरवाही, व्यायाम में कमी या नज़रअंदाज करना, साफ वायु की कमी, आराम में कमी, तनाव, उत्तेजक और नशे के पदार्थों का सेवन, तंबाकू, गुटखे जैसी गलत आदतें, दिन भर में कोई भी शारीरिक गतिविधि वाले काम न करना, मानसिक समस्याओं को न जानना, क्रोध, कामुकता, अहंकार, नकारात्मकता, कुंठाएं, अवरोध, निराशा, अतृप्ति, असंतुष्टता व मनोरैखिक समस्याएं होना हमारे ऑरा क्षेत्र को दुर्बल करता है। क्या कोई हमारी ऊर्जा को चुरा भी सकता है? बेशक कोई हमारी ऊर्जा को चुरा भी सकता है। कई बार ऐसा अनजाने में भी हो सकता है तो कई बार जानबूझकर भी ऐसा हो जा सकता है। इसे दैनिक जीवन में देखें तो आपने ऑरा क्षेत्र को दुर्बल होने की वजह को महसूस किया होगा कि कुछ लोगों से बात करते वक्त, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी अगर आप बात कर रहे हैं तो कुछ बेचैनी होने लगती है, कुछ घबराहट होने लगती है। इसमें मानसिक कमजोरी, निराशा या उदासी भी शामिल है। लेकिन जब आप बात करके वहाँ से हटते हैं तो खुद को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, जबकि वो व्यक्ति जो आपसे बात कर रहा था वह खुद को बेहतर और जवान महसूस करने लगता है। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी ऊपरी ऊर्जा का आपको अपने गिरफ्त में ले लेना और आपको पता भी नहीं चलना। इसलिए कई लोग बुरी नज़र से बचने के सरल उपाय अपनाते रहते हैं। आपकी ऊर्जा का आपकी मर्जी के बगैर खींचा जाना आपके कमज़ोर होने को साबित करता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि आपकी ऊर्जा को किसी अनजान व्यक्ति या शक्ति के द्वारा चुराया जा रहा है या आपकी ऊर्जा कहीं और जाने लगी है, तब आप ऊर्जा शक्ति को चुराने से बचने के लिए कुछ उपाय अपना सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि किसी से बात करना बंद करने से आप खुद की ऊर्जा चोरी होने से रोक लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। इससे बचने के लिए आप इन व्यक्तियों के बारे में गहराई से सोचने से बचें, जो कि आपकी ऊर्जा की चोरी की कुछ हद तक रोक लेता है। जब हम
नकारात्मकता को ज़्यादा सोचते हैं तो नकारात्मकता हमारे अंदर प्रकट हो जाती है। ऑरा क्षेत्र जिस व्यक्ति का मजबूत होता है, प्रबल होता है, उस और ऊर्जा का प्रभाव ऑटोमेटिक खींचने लगता है, जाने लगता है। आपने देखा होगा कि अगर पावरफुल मैग्नेट के आगे छोटी मैग्नेट जब रखते हैं तो छोटी मैग्नेट पावरफुल वाली मैग्नेट की तरफ खींच जाती है, बड़ी मैग्नेट की तरफ चली जाती है। यह ठीक उसी प्रकार होता है हमारा ऑरा क्षेत्र में। जिस व्यक्ति का ऑरा प्रबल होता है, मजबूत होता है, उसकी ओर ऊर्जा ऑटोमेटिक खींचने लगती है। जब दो व्यक्ति आमने सामने आते हैं तो दोनों व्यक्तियों के ऑरा क्षेत्र आपस में मिलते हैं, और दोनों के ऑरा क्षेत्र जब आपस में मिलते हैं तो जिसका ऑरा क्षेत्र प्रबल होता है उसकी ओर ऊर्जा खींचने लगती है या उसकी ओर ऊर्जा चली जाती है, और कम पावर वाले ऊर्जा क्षेत्र वाले व्यक्ति के अंदर कमजोरी या उदासी या घबराहट या बेचैनी जैसे लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो आमतौर पर जब ऐसा होता है तो हम खुद को ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र कर्म करने की सलाह देते हैं। इनमें मंदिर जाना, भगवान का स्मरण करना, खुद को अच्छे कामों में लगाना शामिल है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कई बार जब हम बीमार पड़ते हैं तब झाड़ फूक वाले मोरपंख से हमारा इलाज करते हैं। पढ़े लिखे लोग शायद इसे अंधविश्वास माने, लेकिन चंदवे वाला मोरपंख बहुत चमत्कारी होता है। खास तौर से हमारा ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में बहुत शक्तिशाली माध्यम है। ये चुंबकीय ऊर्जा से भरपूर होता है, जिस पर हमारी पृथ्वी के दोनों केंद्र काम करते हैं। इसके अलावा कुछ तकनीक हैं जिनसे हम ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने के साथ साथ कमजोर होने से भी बच सकते हैं। तो उसमें आपको बताया था कि ऑरा की सफाई करना, ऑरा की सफाई करके ऑरा कवच बना देना आपकी ऊर्जा को बाहर जाने से रोक देता है। साक्षी भाव से देखना भी आपके ऑरा को बढ़ा देता है। ध्यान में बैठकर जब हम साक्षी भाव से स्वयं को देखने लगते हैं तो हमारा ऑरा बढ़ने लगता है। छोटे छोटे कुछ अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी आसन में बैठ जाएं। किसी भी आसन में सुखासन, पद्मासन, वज्रासन या आलती पालती मारकर बैठ जाएं। और हाथ की उंगलियों को ज्ञान मुद्रा में स्थिति में ले आएं। अनामिका और अंगूठे को ऊपर के टॉप के हिस्से को मिला लें और बाकी तीनों उंगलियां खुली रहें। ज्ञान मुद्रा लगाएं और ये ज्ञान मुद्रा लगाकर अपने हथेलियों को घुटने के ऊपर रखें। घुटने से आगे नहीं जानी चाहिए। और अब अपनी श्वासों को देखें। आंखें बंद कर लें और श्वासों का एहसास करें। प्रत्येक श्वास का एहसास करें और प्रत्येक श्वास के प्रति साक्षी हो जाएं। और हर श्वास के साथ महसूस करें, कल्पना करें कि हमारे चारों ओर दिव्य प्रकाश जागृत हो रहा है और हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जा रही है। आपको कुछ पल महसूस करना है कि
जब हम श्वास अंदर भर रहे हैं तो श्वासों के साथ दिव्य प्रकाश भी हमारे अंदर जा रहा है और वह दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और शरीर के चारों ओर भी उस प्रकाश का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। हर श्वास के साथ लगातार महसूस करते रहें। लगातार श्वास के साथ प्रकाश के बढ़ता हुआ महसूस करना है और इस प्रकार आप अपने ऑरा क्षेत्र को मजबूत कर पाते हैं। आपका ऑरा क्षेत्र लगातार बढ़ता जाता है। यह अभ्यास 15 से 30 मिनट तक आपको करना होता है। 15 से 30 मिनट में आपकी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। यह ध्यान के द्वारा अपने ऑरा को मजबूत करना बताया आपको। चेतना में वापस आ जाएं। दूसरा एक अभ्यास आप पहले कर चुके हैं जिसमें आपको ऑरा की सफाई करना सिखाया। सफाई करने के बाद ऑरा कवच बनाना सिखाया। ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने में प्राणायाम भी काफी महत्वपूर्ण होते हैं। प्राणायाम करने से आपका ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। अनुलोम विलोम, श्वास प्रश्वास, ओम का गुंजन, ओम का ध्यान, भ्रामरी, ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे हमारे अंदर प्राण ऊर्जा बढ़ जाती है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ जाती है और हमारा ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। एक और प्रयोग भी होता है कि आप सुबह के समय किसी पार्क में जाएं और जहां शीतल हवा चल रही है वहां पर गहरी लंबी सांस भरें और गहरे लंबे सांस निकालें और प्रत्येक श्वास का एहसास करते रहें और श्वास के साक्षी भाव से भी आपका ऑरा बढ़ जाता है। ऑरा क्षेत्र के दुर्बल होने की वजह की पहचान करने और इससे बचने की तीसरी तकनीक हमारी कल्पना पर आधारित है और यह बहुत ज़्यादा प्रभावी है। इसे करने में भी वही 30 मिनट या 5 मिनट लगते हैं और इस विधि के द्वारा भी हम अपने आप का ऑरा भी बढ़ा पाते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा समय सुबह या शाम के अंत का होता है। शाम के वक्त किसी भी आरामदायक कुर्सी पर हम बैठ जाएं और स्वयं को रिलैक्स करें। श्वासों को देखते हुए शरीर को शिथिल करेंगे और शरीर को शिथिल करते हुए मन को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं और जब शरीर और मन दोनों रिलैक्स हो जाते हैं तब हम अपने ऊपर आध्यात्मिक ऊर्जा को बरसता हुआ महसूस करते हैं। कल्पना करते हैं कि एक झरने के रूप में हमारे अंदर प्राण ऊर्जा आ रही है। सहस्त्र चक्र पर एक झरने के रूप में ऊर्जा अंदर प्रवेश कर रही है और वह ऊर्जा पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक फैलती जा रही है। ये झरने के रूप में आती हुई ऊर्जा आपकी समस्त नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और आपके शरीर को ऊर्जा से भर देती है। आपकी कल्पना में जब हम शुरुआत करते हैं झरने के रूप में ऊर्जा को
तो शुरू में तो हम कल्पना करते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं तो वही ऊर्जा हमें अंदर रियल में आने लगती है। ये कल्पना साकार रूप में होने लगती है और हमारा मस्तिष्क उसे महसूस करने लगता है। इसलिए जितनी ज़्यादा अच्छी कल्पना शक्ति होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा अनुभव होता है और ये बिल्कुल सहज होता है। शुरू में आप कल्पना करेंगे, लेकिन बाद में ये स्वयं आपको महसूस होने लगेगी ऊर्जा शक्ति। तो इस तरह से भी हम अपने आभा मंडल को, अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। कई बार चक्रों में भी इनबैलेंस होने पर ऊर्जा कम होने लगती है और हम सातों चक्रों को एक्टिव कर लेते हैं। सातों चक्र ऊर्जावान हो जाते हैं और चक्रों का बैलेंस हो जाता है। चक्रों का बैलेंस करने से भी हमारी ऊर्जा बढ़ने लगती है और हमारा ऑरा क्षेत्र मजबूत हो जाता है। इसके अलावा भी और 2 प्रयोग हैं जिनको मैं आपको बता रहा हूँ। ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जिससे आपका आभा मंडल, आपका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। एक दिया जला लें या एक मोमबत्ती जलाकर अपने आँखों के सामने रखें और आँखों को बंद करके उसकी गर्मी को महसूस करें। पहले लगभग 1 फुट की दूरी पर रखें और बंद आँखों से उसकी हीट को महसूस करें। जब आपको उस 1 फुट पर हीट महसूस होने लगे तो 2 मिनट बाद उसकी दूरी थोड़ी सी बढ़ा दें। 2-2, 3-3 इंच के हिसाब से दूरी को बढ़ाना है। 2-3 इंच आगे कर दें और फिर उसकी हीट को महसूस करें बंद आंखों से। जब वहां भी हीट महसूस होने लगे तो फिर और 2-3 इंच बढ़ा दें। तो इस प्रकार लगातार दिए की या मोमबत्ती की दूरी बढ़ती जाए और जब तक उस दूरी को बढ़ाते रहें जब तक कि आपको उसकी हीट महसूस होती रहे, गर्मी उसकी महसूस होती रहे। जितनी दूर तक आप मोमबत्ती को बढ़ाकर उसकी हीट को महसूस कर पाते हैं, आपका ऑरा उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इस अभ्यास को अंधेरे में करें तो ज़्यादा अच्छा होता है और सहज में आप कर पाते हैं। एक प्रयोग और है कि सुबह सूर्योदय के समय पूरब की ओर मुख करके बैठें और सूर्य की ताजा किरणों का स्पर्श महसूस करें। ऐसा करने से आपको लगेगा कि आप में और सूर्य में कोई एक कनेक्शन हो गया, एक ऊर्जा का तार जुड़ गया है। इन किरणों के माध्यम से एक रिश्ता कायम हो जाता है और ऐसा प्रयास करने से आपका तेज बढ़ने लगता है, आपके अंदर ऊर्जा बढ़ने लगती है और ये ऊर्जा आपको इतना पावरफुल बना देती है कि आप बहुत कुछ इस ऊर्जा से करने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस प्रकार कई अभ्यास आपको बताए गए कि ऑरा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए। आभा मंडल जिस तरह का होगा उसी तरह की शक्तियों से संपर्क करने की क्षमता आ सकती है। आपने सुना होगा कि गणेश के उपासक को गणेश, दुर्गा के उपासक को दुर्गा और विष्णु के उपासक को विष्णु, शिव के उपासक को शिव या किसी महात्मा के उपदेश मानने वाले को
उस महात्मा का दर्शन होता है। अंत जगत में वह उससे बात कर पाता है। ये उस उपदेश को मानने से या आभा मंडल में आए बदलाव के कारण भी संभव होता है। अंत में मनोस्थिति के अनुसार आपकी तरंगें रूपांतरित होती हैं और वह दूसरों को भी प्रभावित करती हैं। जो बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, बुरी शक्तियों के प्रभाव में आ जाते हैं, ये आमतौर पर देखा जाता है कि ये सबका कारण आवामंडल विज्ञान है। हम जिस प्रकार की शक्ति को पूजते हैं या मानते हैं, उसके गुण हमारे ऑरा में आना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा स्वभाव उसके अनुसार ही हो जाता है और उसी का हम दर्शन करने लगते हैं और उसकी ही शक्ति हमारे अंदर प्रविष्ट हो जाती है। अगर ऊर्जा सकारात्मक है तो सकारात्मक और नकारात्मक है तो नकारात्मक। तो इस प्रकार हम जिसकी भी पूजा करते हैं या हम जिसको भी मानते हैं, उसकी ऊर्जा या उस कल्पना की शक्ति से हमारे अंदर वह साकार रूप में ऊर्जा प्रकट होने लगती है। हमारा ऑरा क्षेत्र उस ऊर्जा को आकर्षित करने लगता है और उसके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो इस प्रकार जैसा व्यक्ति का स्वभाव होता है, जैसे व्यक्ति का ऑरा होता है, उसी प्रकार की ऊर्जाएं उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित होती हैं। जो व्यक्ति नकारात्मक ज़्यादा होते हैं, नकारात्मक ज़्यादा सोचते हैं, उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं ज़्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर वो भूत प्रेतों से ग्रस्त हो जाते हैं। और जो लोग सकारात्मक होते हैं, प्रबल ऊर्जा जिनकी होती है, वो इन सब नकारात्मक ऊर्जाओं से बचे रहते हैं और हमेशा सकारात्मक ऊर्जाएं उसके साथ होती हैं। हमेशा देवी देवता जैसी शक्तियां उनके साथ होती हैं और बहुत सारे वो चमत्कार करने में सहज हो पाते हैं। तो हमारे ऊर्जा क्षेत्र को जितना हम मजबूत करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम सकारात्मक होंगे, उतने ही ज़्यादा हम स्वस्थ रह पाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम दूसरे को भी स्वस्थ करने में सफल